प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्रमचय एवं संचय अर्थात परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंतर्गत सबसे पहले फैक्टोरियल n अर्थात क्रम गुणित n के बारे में पढ़ेंगे। तो फैक्टोरियल n क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को क्रमगुणित n अर्थात फैक्टोरियल n कहते हैं। जैसे हमें फैक्टोरियल n का मान ज्ञात करना हो तो हम क्या कर देंगे, 1 से लेकर के n तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 से लेकर के 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 इसी तरीके से एंड सोन n तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया है हमने। तो गुणा करने के बाद जो भी मान आएगा वो फैक्टोरियल n के बराबर होगा। इसको हम इन उदाहरणों के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 का मान ये हो जाएगा बराबर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और इसका मान हो जाएगा 120। इसी तरीके से फैक्टोरियल 6, इसका मान क्या होगा? फैक्टोरियल 6 बराबर ये हो जाएगा, शुरुआत करेंगे हम 6 से, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ पे फैक्टोरियल 6 का मान, फैक्टोरियल 6 का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान क्या होगा? प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तो प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 6 तक है और इनका गुणनफल ये हमने किया है, गुणनफल के रूप में लिखा है और इसका मान आ गया इस तरीके से 720। एक बात और मैं बताऊं कि जैसे हमने फैक्टोरियल 5 का मान लिख रखा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पर फैक्टोरियल 6 का मान आया था 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और जबकि फैक्टोरियल 5 का मान इतना है तो 6 लिखने के बाद 6 इंटू जो ये 5 से लेकर के 1 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है, इसका मान होता है फैक्टोरियल 5। तो इसको लिख देंगे हम 6 इंटू फैक्टोरियल 5, इससे गुणा कर देंगे तो इसका मान 720 आएगा। अब हमें मालूम चल गया कि फैक्टोरियल 6 का मान इतना होता है। अब फैक्टोरियल 7, इसकी वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल 7 यानी कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल और ये हो जाएगा 1 से लेकर के 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 6 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो 7 इंटू इसकी जगह पे हमने फैक्टोरियल 6 लिख दिया। तो इसकी वैल्यू गुणा करने के बाद आ जाएगी 5040। ये गुणा करके देखिए, ये 5040 आएगा। और इसी प्रकार जैसे फैक्टोरियल 6 बराबर 6 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7 बराबर 7 इंटू फैक्टोरियल 6, तो उसी प्रकार से फैक्टोरियल n बराबर हो जाएगा n इंटू फैक्टोरियल n-1। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1। फैक्टोरियल को प्रदर्शित करने के लिए हम या तो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है या फिर ये L कैपिटल वाला, इसके द्वारा हम निरूपित करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मान भी 10 बोलेंगे, इसको फैक्टोरियल 0 बोलेंगे। तो ज़्यादातर हम L के रूप में लिखते हैं फैक्टोरियल को प्रदर्शित करने के लिए। अब हमारे पास 2 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हल करना है। अब हम पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास फैक्टोरियल n+1 इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n-1। हम जानते हैं कि फैक्टोरियल n+1 का मतलब है प्रथम n+1 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए ये क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल n+1 की जगह पे लिख सकते हैं n+1 इंटू n इंटू एक कम होता जाएगा n-1 इंटू n-2। इसी तरीके से आता जाएगा एंड सोन, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 12 इंटू n-1। यहाँ पे देखिए n+1 इंटू n, देखिए
n-1 इंटू n-2, यहाँ से अगर हम इसको यहाँ तक देखें तो ये प्रथम n-1 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-1। इसकी जगह पे हमने फैक्टोरियल n-1 इसलिए लिखा है क्योंकि इधर भी फैक्टोरियल n-1 आ रहा है। अगर आपको प्रैक्टिस है, आपको समझ में आ रहा है, तो इसकी जगह पे जैसा मैंने आपको इस रूप में ये बताया था, शुरुआत में ही आप फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं। n-1 से लेकर के 1 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जो ये आपने गुणा के रूप में लिखा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगले स्टेप में हम इसके ये यहाँ से लेके फिर हम अगला स्टेप ये लिख सकते हैं। कोई बात नहीं, ये दोनों कर जाएंगे। हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा n² प्लस n इक्वल टू 12। ये हो जाएगा n² प्लस n माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेंगे तो n² प्लस 4n माइनस 3n प्लस 12 इक्वल टू 0। इसमें n कॉमन है तो n प्लस 4 बचेगा। यहाँ पे माइनस 3 कॉमन है तो ये बचेगा n माइनस 4। अब इसमें देखिए n माइनस 3 इंटू n प्लस 4 इक्वल टू 0। इससे मिला हमें n माइनस 3 बराबर 0 या n प्लस 4 बराबर 0, और इससे मिला हमें n बराबर 3 या n बराबर माइनस 4। लेकिन यहाँ पे n बराबर माइनस 4 है, ये संभव नहीं है, ये हम नहीं लेंगे मान। तो यहाँ पे मिला हमें n बराबर 3। ये n बराबर माइनस 4 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि n की वैल्यू फैक्टोरियल के रूप में है और वो माइनस में नहीं आ सकती, ये ध्यान रखना होगा। तो n का मान आ गया 3। तो ये आंसर आ गया हमारा। दूसरा सवाल करते हैं। ये सवाल है 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 इक्वल टू n अपॉन फैक्टोरियल 11। इससे हम n की वैल्यू याद करते हैं। 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 है, जैसा है वैसे ही रहने देंगे। 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 है, जैसे मैंने बताया था फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6। इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसको भी इसी रूप में लिखिए 10 इंटू फैक्टोरियल 9 इक्वल टू n अपॉन फैक्टोरियल 11 की जगह पे लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। इन दोनों में 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 कॉमन है, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 10 इक्वल टू n अपॉन 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। देखिए फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कट जाएगा तो हमें मिलेगा रिजल्ट। इसको हल कर लीजिए, तो इसको हल करने के बाद मिलेगा 11 अपॉन 10 इक्वल टू, यहाँ बचेगा n अपॉन 11 इंटू 10। यहाँ पे 10 से 10 कट हो जाएगा तो ये बचा 11 इक्वल टू n अपॉन 11, और इससे मिलेगा n इक्वल टू 11 इंटू 11, और ये मिला हमें 121। तो ये आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गणना का मूल सिद्धांत। इसके अंतर्गत यदि एक कार्य m विधियों से तथा दूसरा कार्य n विधियों से हो सके तो दोनों कार्य साथ साथ m गुणा n विधियों से किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो दो कार्य हैं, पहला कार्य m विधियों से हो रहा है तथा दूसरा कार्य n विधियों से हो रहा है। अब इसमें खास बात यह है कि दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं, तो इनको हम m गुणा n विधियों से कर सकते हैं एक साथ। वहीं अगर एक कार्य m विधियों से, दूसरा कार्य n विधियों से, तीसरा कार्य o विधियों से, चौथा कार्य p विधियों से
किया जा सके तो इन चारों कार्यों को हम m गुणा n गुणा o गुणा p विधियों से कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, दिल्ली और मुंबई के बीच 4 रेलगाड़ियाँ चलती हैं। कितनी विधियों से एक व्यक्ति दिल्ली से मुंबई जाकर दूसरी गाड़ी से लौट सकता है? तो यहाँ पे देखिए, व्यक्ति के पास दिल्ली से मुंबई जाने के 4 ऑप्शन हैं। वहीं जब वो मुंबई से दिल्ली वापस आएगा तो उसके पास केवल 3 ऑप्शन हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक व्यक्ति दिल्ली से मुंबई जाकर दूसरी गाड़ी से लौट सकता है। तो दूसरी गाड़ी से लौट रहा है तो जाने के, दिल्ली से मुंबई जाने के तो 4 तरीके हैं, लेकिन जब वापस आएगा, वो मुंबई से दिल्ली आएगा, तो उसके लिए उसके पास 3 तरीके हैं। तो क्या लिख सकते हैं? दिल्ली से मुंबई जाकर व्यक्ति के पास लौटने के तरीके बराबर 4 गुणा 3 बराबर 12। यहाँ पे दोनों कार्य हो रहे हैं, जा भी रहा है और लौट भी रहा है। तो यहाँ पे आ गया 4 गुणा 3 बराबर 12। इसी तरीके से ये तो पहला केस था। दूसरा केस है, एक एग्जाम्पल ले रहा मैं, दूसरा कि एक स्कूल है, वहाँ पे एंट्री करने के 2 गेट हैं और वापस निकलने के 3 गेट हैं। अगर मान लिया किसी स्कूल में एंट्री करने के 2 गेट हैं, X1 और X2, और निकलने के 3 गेट हैं, Y1, Y2, Y3, तो वो व्यक्ति किस प्रकार से स्कूल के अंदर जा कर के बाहर निकल सकता है, कितने तरीके से स्कूल के अंदर जा कर के बाहर निकाल सकता है? तो मान लीजिए कि एंट्री करने के 2 मार्ग हैं, X1 और X2, अर्थात 2 प्रवेश द्वार हैं, X1 और X2, और वहीं स्कूल से बाहर निकलने के 3 प्रवेश द्वार हैं। तो वो व्यक्ति है, जैसे मान लिया ये व्यक्ति है यहाँ पे, और ये व्यक्ति कहीं से भी जा सकता है, कहीं से भी स्कूल में प्रवेश कर सकता है। X1 में करेगा अगर जो प्रवेश द्वार है, तो X1 में प्रवेश करने के बाद वो 3 जो निकास द्वार हैं स्कूल के, ये मान लीजिए Y1, Y2, Y3 हैं। तो यहाँ से गया वो X1 से, फिर X1, Y1, X1 से जा कर के Y1 से बाहर निकल सकता है, X1 में गया Y2 से बाहर निकल सकता है, यहाँ से एंट्री करी Y3 से बाहर निकल सकता है। इसी तरीके से अगर वो दूसरे प्रवेश द्वार से गया तो यहाँ भी उसके पास 3 ऑप्शन हैं। Y1 गेट जो निकास द्वार है, दूसरा निकास द्वार Y2 है, तीसरा निकास द्वार Y3 है। तो उसके पास प्रवेश करके बाहर निकलने की विधियां या कुल विधियां ये बराबर हो जाएंगी X1, Y1, दूसरी X1, Y2, तीसरी X1, Y3। और इसी तरीके से जब वो दूसरे प्रवेश द्वार से गया तो X2, Y1, X2, Y2 और X3, X2, Y3, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसके पास स्कूल के अंदर प्रवेश करके बाहर निकलने की कुल 6 विधियां हैं।
तो इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये तो था गणना का मूल सिद्धांत। अब हम दूसरा पढ़ेंगे गणना का योग सिद्धांत। अब हम गणना का योग सिद्धांत अर्थात एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे सह अपवर्जक क्रियाएं। सह अपवर्जक क्रियाएं क्या होती हैं इसको समझ लीजिए पहले। देखिए, यदि दो क्रियाएं इस प्रकार की हैं कि यदि एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया ना हो सके तो ऐसी क्रियाएं सह अपवर्जक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे किसी सिक्के को उछालने पर ऊपर हेड या टेल दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जब हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता और जब टेल आएगा तो हेड नहीं आ सकता। तो ऐसी क्रियाएं सह अपवर्जक क्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए, गणना का योग सिद्धांत क्या कहता है। यदि दो क्रियाएं क्रमशः m तथा n विधियों से पूर्ण होती हैं और दोनों क्रियाएं सह अपवर्जक क्रियाएं हैं, तो दोनों में से कोई एक क्रिया m प्लस n विधियों से हो सकती है। तो ये गणना का योग सिद्धांत है।